रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। B.Ed 1.5 ईयर कोर्स कोड 8617 माही खानज़ादा के साथ नए सब्सक्राइबर्स के लिए गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं कि हम मिड ऑफ अक्टूबर के बाद आपके B.Ed के 1 बाय 1 लेक्चर्स अपलोड करेंगे और लाइव सेशंस होंगे जिसमें आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे। आपको पेपर प्रेपरेशन करवाई जाएगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी का क्या माइंडसेट है, किस तरह से पेपर सेट किए जाते हैं, किस तरह से मार्किंग की जाती है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। 17 जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है, आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली नई असाइनमेंट और हर वीडियो आपके यूट्यूब पेज पर आ जाए तो आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। What is the practical use of educational plan document and write the external and internal aspect of plan feasibility with examples। एजुकेशनल प्लान एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम इन एडवांस ऐसी स्ट्रेटजीज़ पर या पॉलिसीज़ पर या हम कह सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स पर या प्रोसीजर्स पर बात की जाती है जिनके ज़रिए से हमने अपने एजुकेशनल गोल्स या एम्स या हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करना होता है या उन्हें अचीव करना होता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम अपनी सराउंडिंग्स में अपने स्टूडेंट्स को या अपनी सोसाइटी की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एजुकेशन को मज़ीद इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट पर। तो डॉक्यूमेंटेशन से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन सिंपली इट मींस आप एक फॉर्मल या लीगल रिटन स्टेटमेंट होती है उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो हम जब अपने एजुकेशनल प्लान्स को एक पेपर पर एक लीगली और एक फॉर्मल वे में पुट करते हैं तो उसे हम एक एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। हम अच्छे से अपने एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके किसी भी चीज़ को जब हम बयान करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में तो हम उसके एडवांटेजेस या उसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़रूर बात करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट पर बात करने की या हमने इसे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी कि इसके बारे में हम बात करें। तो उसके हम सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे या उसके ऑब्जेक्टिव्स पर नज़र डालेंगे कि एजुकेशन प्लान डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इन एडवांस प्लानिंग करते हैं। तो एजुकेशन की जहाँ तक बात है हम एजुकेशनल प्लान इसीलिए जो है बनाते हैं या सेट करते हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें और अपने क्वालिफाइड जो स्टाफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और किस तरह से ना सिर्फ ये कि ये डील करता है अपने क्वालिफाइड टीचर्स की नंबर इंक्रीज़ करने में बल्कि उनकी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करने में किस तरह से हम इसमें प्लान को जो है वो प्लान हेल्पफुल हो सकता है और किस तरह से ना सिर्फ ये कि टीचर्स की क्वालिटी और नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए बल्कि इंक्रीज़ करने के लिए बल्कि ये सपोर्टिव फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स आ गई, हमारा करिकुलम आ गया, हमारा कंटेंट आ गया, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें काम किया जाता है। और इसको फिर हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से इस प्लान डॉक्यूमेंटेशन को हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड भी कर लेते हैं। इसको क्लासिफिकेशन इसकी कर लेते हैं जैसे स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए हो गया। इसके अलावा जो है हमारा टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए हो गया, अलहदा से हम उसे डील करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग के लिए अलहदा से प्रोजेक्ट्स होंगे, रिसर्च प्लान्स होंगे अलहदा से। इस तरह से ऑडियो विजुअल्स एड्स की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स होंगे। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग की पाकिस्तान में क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और प्लान एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। फिर हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का जो प्लान है हम उसे तरजीह देनी चाहिए, फोकियत देनी चाहिए। मींस हमारा जो प्लान है वो एक स्ट्रेटजिक प्लान होना चाहिए, ना कि वो एक ट्रेडिशनल प्लान हो जिस पर प्रैक्टिकली जो है जो प्रैक्टिकेबल ना हो। तो इस पर भी हम थोड़ा सा डिबेट करेंगे। उसके बाद हम इनके
थोड़ा सा कंट्रास्ट बता देंगे किस तरह जो ट्रेडिशनल प्लानिंग है वो इनपुट ओरिएंटेड होती है, उसमें टेक्नोक्रेटिक होती है, न्यूट्रल होती है, और किस तरह से एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है, और किस तरह से वो उसमें मोबिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स और किस तरह से उस प्लानिंग में एक प्रैक्टिकल टच नज़र आता है। उसके बाद हम थोड़ा सा जो है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के थोड़े से एग्जांपल्स बता देंगे कि किस तरह से जो है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रन किए गए और किस तरह से ये उनकी जो है वो सक्सेसफुल रहे। फिर हम इनका प्रैक्टिकल यूजेज जो है उस पर बात करेंगे। ये भी प्लान के प्रैक्टिकल यूजेज का के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि वो प्लान किस हद तक ऑपरेशनल है, किस हद तक एप्लीकेबल है, किस हद तक वो जो है प्लान इम्प्लीमेंटेड जो है वो इजीली इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। तो जब हम इस तरह एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो हम उसमें भी यही देखेंगे कि ये किस तरह का एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट होगा जो कि प्रैक्टिकली हम जिसे यूज़ कर सकें। उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, किस तरह से जो है उसमें हमने ह्यूमन और अदर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को जो है मद्देनज़र रखना है, और किस तरह से उसमें फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल प्लान है, और किस तरह से उसमें रिस्क की पहले से असेसमेंट और एवेल्यूएशन होनी चाहिए, पहले से स्ट्रेटजिक बेसिक्स पर जो है वो प्लान जो है वो बनाया जाना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकली जो है वो इजी हो उसे यूज़ करना, उसे इम्प्लीमेंट करना या उसे अप्लाई करना, या हम इसके मतलब डिफरेंट आप वे में आप इसे जो है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्लान फिजिबिलिटी के एक्सटर्नल और इंटरनल एस्पेक्ट्स पर बात करने से मुराद ये है कि आपने देखना है कि उसकी उस प्लान एक्टिविटीज़ की जो प्लानिंग टूल्स जो इंश्योर करते हैं उस प्रोजेक्ट को, उस प्लान को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो क्या क्या जो हैं एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इसके इंटरनल फैक्टर्स या अंदरूनी जो असरात हैं वो उन्हें हम स्ट्रेंथ या वीकनेसेस का नाम देते हैं, और इसी तरह जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या बैरूनी असरात हैं उन्हें हम अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट का नाम देते हैं। तो इंटरनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो तो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी, अगर हम एजुकेशन पर बात करते हैं, एजुकेशनल प्लान पर बात करते हैं, तो इंटरनल एस्पेक्ट्स को तो हम कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल। लेकिन एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे जो है अंडर कंट्रोल नहीं होते, वो बैरूनी मामलात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें हमारे कंपटीटर्स का माइंडसेट क्या है, उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। इसके अलावा जो कस्टमर्स शॉपिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या है, कस्टमर या क्लाइंट्स का जो मेंटेलिटी है उसका चेंज होना है, वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसी तरह जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लान में जो भी रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस का ऊपर नीचे जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी किसी भी तरह जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए अंडर कंट्रोल नहीं होती। दे डिपेंड अपॉन यू कैन से लक। तो इंटरनल एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिनको हैंडल किया जा सकता है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम इसको स्वॉट एनालिसिस भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स आप नेट पर अगर देखेंगे तो इसको स्वॉट एनालिसिस ही बार बार कहा जाएगा। स्वॉट का लफ्ज़ से आपने घबराना नहीं है। स्वॉट इसी को जो है ना रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ और W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, और इसी तरह अपॉर्चुनिटी का जो स्वॉट का जो O है वो अपॉर्चुनिटी को मेंशन कर रहा है, और T जो है वो थ्रेट्स को मेंशन कर रहा है। तो उसकी हम एग्जांपल्स दे देंगे। एग्जांपल से भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है, उसमें से आप 4-5 अच्छी सी एग्जांपल्स निकाल के रख दें। मैंने इसमें 5 बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल्स इसमें कोट की हैं। बहुत हमारी डेली लाइफ रूटीन की एग्जांपल्स कोट की हैं। वो आप अगर आपको पसंद आए आप उन्हें भी कोट कर सकते हैं। आप उन्हें भी बिल्कुल 2000 वर्ड्स पर हर क्वेश्चन जो है वो मुश्तमिल है, टू द पॉइंट बात की है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की गई, और बहुत अच्छे
आंसर्स जो हैं वो अच्छी सी कॉन्टीन्यूटी के साथ और बहुत ही अच्छे से मैनेज किए गए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, वाई प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्राम, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने प्रोजेक्ट को एलैबोरेट करना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और उसके एसेंशियल और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पर बात करनी है। तो प्रोजेक्ट को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं सिंपल वर्ड्स में कि किसी भी इंडिविजुअल का या कोलैबोरेशन का एक पार्टिकुलर एम, एक ख़ास मकसद या किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए एक बहुत ही केयरफुली जो हम प्लान करते हैं उसे प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। और प्रोजेक्ट जब भी कोई बनाया जाता है तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके बगैर एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं किया जा सकता या प्रैक्टिकली जो है उसे उसके गोल्स या एम्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर बात की जानी चाहिए जो कि प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी हैं। उनमें सबसे पहले आपका स्कोप स्टेटमेंट आ जाती है और स्केजुअल आ जाता है। स्केजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप रिक्वायरमेंट्स उसकी देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक या अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। और इसके अलावा आप इसमें स्टेक होल्डर्स की लिस्ट है वो भी आ जाती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन प्लान्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाए, किस तरह से की जाए, किन बुनियादों पर की जाए। उसके अलावा आपकी स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं, रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी रिस्क को जो है वो किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। स्कोप स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपने इन सबको जो है स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है और इस तरह आपने वन बाय वन इन सब को जो है ना डिटेल में डिस्कस करना है। ये भी मैंने बहुत अच्छा सा जो है टू द पॉइंट डिस्कस किया है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, आपको ईजीली मिल जाएगा। आपने गूगल पर सिर्फ यही फेंकना है कि एसेंशियल आपने एलिमेंट्स आप प्रोजेक्ट के ढूंढ लें, आप इम्पोर्टेंट एलिमेंट लिख दें। आप इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपने प्रोग्राम को डिफ़ाइन करना है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम का एक डिफरेंस बताना है। तो आप अगर प्रोजेक्ट को आपने अच्छे से बता दिया तो आपने उसका डिफरेंस आप इसी तरह बता सकते हैं कि आपने प्रोग्राम को भी जो है डिफ़ाइन कर देना है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम को डिफ़ाइन करने के बाद फिर आप उसका कंपैरिजन एक शो कर देंगे। मैंने थ्रू टेबल इसका कंपैरिजन शो किया है ताकि जो है बात थोड़े अल्फाज के साथ और थोड़े टाइम के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेनेबल हो। तो इसमें मैंने कंपैरिजन में फ़ोकस को लिया है, स्कोप को लिया है, टाइम फ्रेम लिया है, टाइम फ्रेम का डिफरेंस बताया है, कंपोनेंट्स का डिफरेंस बताया है, फंक्शनल यूनिट्स का डिफरेंस बताया है कि किस तरह से जो एक प्रोजेक्ट है वो किस तरह वेल डिफाइंड होता है और लिमिटेड आउटपुट देता है, और किस तरह से एक प्रोग्राम जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ आता है और एडजस्टेबल और फ्लेक्सिबल होता है और लॉन्ग टर्म होता है प्रोग्राम, जबकि प्रोजेक्ट जो होता है वो स्मॉल टास्क को लेकर आता है और शॉर्ट टर्म होता है। और किस तरह से जो है स्ट्रेटजिक होता है प्रोग्राम, और किस तरह से जो एक प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली उसमें थोड़ा सा टेक्निकली देखना पड़ता है। और किस तरह से आप एक अगर सक्सेसफुली अगर हम सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह से एक जो प्रोजेक्ट है वो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी टाइमलाइंस को और कॉस्ट को और इफ़ेक्टिवनेस को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को डील करता है, जबकि जो एक प्रोग्राम है वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके बाद मैंने इसकी एक एग्जांपल भी कोट कर दी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम की जो डिफरेंशिएट इन्हें करना है, एक एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन प्रोग्राम की एग्जांपल दी है कि किस तरह एक मोबाइल फ़ोन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो डील करता है, जैसे बिल्डिंग हार्डवेयर को डील करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डील करेगा, लीगल अफेयर्स से बात करेगा, वो बिज़नेस अफेयर्स से बात करेगा, स्पोर्ट होगी, उसमें सॉफ्टवेयर पर लहदा से बात की जाएगी। मतलब वो डिफरेंट उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समा जाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमने PC1, PC2, PC3, 4 एंड 5 जो फॉर्म्स हैं इनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट बताना है, उनकी इम्पोर्टेंस पे बात करनी है कि किस तरह से ये एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि किस तरह ये 1952 में जो है इन्हें प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन में 5 फॉर्म्स को जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया। और अब हम फिर इनकी जो है इसके बाद इनके फंक्शंस बताएंगे कि ये फॉर्म्स किस किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो जब हम इनका मकसद बताएंगे तो वही इनकी इम्पोर्टेंस है और वही इनका कंट्रास्ट और कंपैरिजन बन जाएगा कि किस तरह से ये PC1 फॉर्म ये काम करता है जबकि PC2 फॉर्म ये काम नहीं करता, वो किसी और चीज़ को डील करता है, और किस तरह से PC3 फॉर्म किसी और चीज़ को डील करता है। ये इनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी होगा और यही इनकी इंपॉर्टेंस भी होगी, क्योंकि हर चीज़ की इंपॉर्टेंस उसका फंक्शन ही होता है। बस आपने वर्ड्स को जो है वो इस तरीके से अपने क्वेश्चन के मुताबिक ढालना होता है कि उनके फंक्शंस को आपने उनकी इंपॉर्टेंस बना देना है। इसमें मैंने इसी तरह किया इस आंसर में कि उनके तमाम फंक्शंस को उनकी इंपॉर्टेंस बना दी है। किस तरह से PC1 फॉर्म जो है वो प्रोजेक्ट में एक प्रपोज़ल, क्योंकि वो उसने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल पर बेस करता है, तो वो किस तरह से प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है, किस तरह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस तरह PC2 फॉर्म जो है सर्वेज और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पर बात करता है। PC3 फॉर्म जो है वो इसमें रिपोर्टिंग होती है, फिजिकल टारगेट्स पर बात की जाती है। PC4 फॉर्म में प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट्स होती हैं। PC5 फॉर्म्स में जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बात की जाती है। इस तरह से इनका ये डिफरेंस भी पता चल गया, कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी हो गया। और उसके बाद फिर जब हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि PC1 फॉर्म किस तरह से प्रोजेक्ट प्रपोजल को डील करता है, PC2 फॉर्म किस तरह से सर्वेज और फिजिबिलिटी स्टडीज़ को बताता है, PC3 फॉर्म्स किस तरह से फिज़िकल टारगेट्स पर बात करता है और किस तरह से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग इसमें की जाती है। और इस तरह से हम जो है PC5 फॉर्म का, PC4 फॉर्म्स का जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे इनके फंक्शंस को, तो यही इनकी इंपॉर्टेंस भी होगी। थोड़ा सा अल्फाज के साथ हमें खेलना पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट्स जो अब उनमें से कुछ मेरे कलीग्स भी हैं, कहते हैं माही आप बहुत बोलती हैं, आप बच्चों को जो है ना लेक्चर नहीं सुनना। आजकल के बच्चे जो हैं वो उन्हें बस कॉपी पेस्ट चाहिए और उन्हें बस एक रेडी मटेरियल चाहिए। तो आप अपना जो है ना गला ना ख़राब किया करें, इतनी अपनी जान ना खपाया करें। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरा दिल नहीं मानता। मैं साथ साथ जो है ना वो कहती हूँ कि जितना मैं टाइम जो है शॉर्ट टाइम में भी आपको जितना थोड़ा सा गाइड कर सकूँ मैं गाइड कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, डाउनलोड आ प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। First part, and critically analyze different aspects of the project. Second part and the third part is to what extent these are helpful in the finalization of a workable project. इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करना, फिर उसका क्रिटिकली एनालाइज करना और फिर उन एक्सटेंट पर बात करना जो कि वर्केबल प्रोजेक्ट, किसी भी वर्केबल प्रोजेक्ट की फाइनलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिफ़ाइन कर चुके हैं, वो हम लिख देंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट एनालिसिस किस लिए ज़रूरी होता है, किस लिए हम किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखने के लिए, उसकी बजटिंग देखने के लिए। ये भी हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी स्केजुलिंग देखने के लिए, उसके रिस्क देखने के लिए, उसको हम एवेल्यूएट करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए ये किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो किस तरह से किया जाता है वो भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है किसी भी प्रोजेक्ट एनालिसिस के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एम होता है, क्या एम है हमारा इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करने का, मेथडोलॉजी क्या है, हम किस मेथडोलॉजी को बेस करके इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे, हमारी टाइमिंग और ड्यूरेशन में इस पर बात करते हैं, हम स्केजुलिंग पर बात करते हैं और सक्सेस इंडिकेटर्स पर बात करते हैं। जब हम ये सारा प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मतलब डिस्कस कर लेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट उन्होंने कहा नेट से आप डाउनलोड करें। नेट पर सारे ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पेड हैं, आपको उनके लिए पे करना पड़ेगा तभी वो ओपन होंगे या आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो मैंने ये मेरी सेल्फ राइटिंग है, मैंने अपना ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ एक प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट मतलब प्रैक्टिकली तो ये प्रोजेक्ट नहीं था, एक हमें असाइनमेंट मिली थी, वही प्रोजेक्ट मैंने आपको यहाँ पर जो है पुट किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग इससे थोड़ा सा हेल्प ले सकें। ये मैंने टेस्को, पाकिस्तान में एक टेस्को के नाम से एक शॉपिंग मॉल का एक मैंने प्रोजेक्ट दिया था। अब आप अगर स्टूडेंट्स ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा, इसके फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो
कॉपी करते हैं तो आप फैक्ट्स फिगर्स और बाकी चीज़ें तो कॉपी करें, तो इसका नाम जो है वो, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी क्रिएटिविटी होती है, आप इसके नाम को टेस्को, मेस्को, पेस्को, इसको जो मर्ज़ी आप कर लीजिएगा, एज़ इट इज़ मत रखिएगा। किसी भी शॉपिंग मॉल का आपके जहन में क्या नाम आता है आप अपनी क्रिएटिविटी से लिख सकते हैं इसमें। तो उस वक़्त मेट्रो और मैक्रो जो हैं वो नए नए डेवलप हुए थे, तो उनसे बड़ी मैं इंस्पायर थी, तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना ये प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रेजेंट किया था। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, मेरी सेल्फ राइटिंग है, आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको इससे कोई हेल्प मिल सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। एनालाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन इन वेरियस टाइप्स, एलैबोरेट द ऑपरेटिव इंडिकेटर्स फॉर एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी असाइनमेंट को जब भी रेडी किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें 50% असाइनमेंट जो है वो हार्ड टास्क बनाई जाती है और 50% असाइनमेंट जो लूज टास्क बनाई जाती है, ताकि एक एवरेज और मीडियोकर स्टूडेंट भी जो है वो पास मार्क्स जो है अवेल कर सके। तो ये सिंपल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है कि इसमें आपने प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन क्या होती है, किस तरह से की जाती है। उसके बाद आपने इसमें उसकी प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन की डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स बता देनी है। उसके बाद आपने जो है इसके किसी भी एजुकेशनल प्रोजेक्ट के ऑपरेटिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये किस तरह से एक नुमायाँ मुकाम रखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन में, ये आपने एंड पर मैंने अपने आंसर में इसको डिस्कस किया, आपने ये बता देना है। उसके बाद रेफरेंसेस हैं और फेक रेफरेंसेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट ये सॉल्व्ड असाइनमेंट रेफरेंसेस हैं और आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। आप इसे जूम इन करके स्क्रीनशॉट्स लेकर इजीली जो है आप इससे अपना आइडिया और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।